बहुत लोगों में देखा है कि दूध पीने के बाद चेहरे पर दाने निकल आते हैं। क्या लैक्टोज इंटॉलरेंट होने की वजह से चेहरे पर दाने निकल सकते हैं? हिमांशु, बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लैक्टोज तक सीमित नहीं है। लोग मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब गर्म चीज खाने से दाने निकल जाते हैं, ज्यादा चिकन खा लेते हैं तो दाने निकल जाते हैं, मटन खा लें, निहारी खा लें तो बहुत दाने आ जाते हैं, एग ज्यादा खा लेते हैं, फीमेल्स कहती हैं एग खा लिया तो दाने निकल आते हैं। तो जो लोग क्रीम यूज कर रहे हैं अपने चेहरे पे एक्ने को हटाने के लिए, बुरा मत मानना, लेकिन जिस दिन आप वो ट्यूब, वो क्रीम जिसकी वजह से एक्ने सडनली दब जा रहे हैं, जैसे ही आप उसे बंद करेंगे, आपका चेहरा बंदर के जैसा एकदम लाल हो जाएगा। कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों ने, कि जब वो सिर पर तेल लगाते हैं तो यहाँ दाने निकल आते हैं। क्यों सर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अगर आप भी चेहरे पर होने वाले पिंपल्स और मुहासों से परेशान हैं और बहुत से ट्रीटमेंट ले लिए, दवाइयां लगाई हैं, क्रीम लगाई है, और आपके एक्ने पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे हैं, तो दी हेल्थ शो की आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम होम्योपैथी डॉक्टर चक्षु मिश्रा जी से जानेंगे होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयां हैं जो आपके चेहरे पर होने वाले ये पिंपल्स और मुहासों को ठीक कर दें, और साथ में इन पिंपल्स को फोड़ने की वजह से आपके चेहरे पर पड़े ये निशान परमानेंटली भी दूर हो जाएं। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। थैंक यू हिमांशु। सर, हर इंसान कभी ना कभी पिंपल से परेशान जरूर होता है, स्पेशली ऑयली स्किन वाले लोग। तो सबसे पहले आप ये समझाइए कि जिस टर्म को हम एक्ने कहते हैं, ये एक्ने असल में होता क्या है? आम भाषा में हम इसे मुहासे बोल सकते हैं, और मेडिकल भाषा में एक्ने कई टाइप्स के होते हैं, पर अगर मोटे तौर पर लेके चलें तो दो टाइप्स हैं। एक एक्ने वल्गैरिस, एक एक्ने रोजेसी। हम्म। यानी चाहे मेरे क्लिनिक में, ओपीडी में, हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आए, हम्म। वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो कह रहा है कि मेरे चेहरे पे डॉक्टर साहब दाने निकल रहे हैं, ये दाने छोटे छोटे हैं, कोई कह रहा है लाल लाल है, कोई कह रहा है पस वाले हैं, कोई कह रहा है गांठें बन गई हैं, वो मेरे नॉलेज के हिसाब से एक्ने ही है। हम्म। अब वो एक्ने एलर्जी की वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, टेंडेंसी की वजह से हो रहा है, ये मेरे को एनालाइज करना है ताकि मैं उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाऊं। जी। तो मुहासों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई दाने निकल आए चेहरे पे तो हम कोई सी भी क्रीम उठा के लगा लें, कोई सा भी ट्यूब उठा के लगा लें, है, या हम कोई भी चीज लगा लें, कोई भी चीज पी लें और उससे हमारे एक्ने ठीक हो जाएं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आती हैं जो ब्लड प्यूरिफायर बोतल की बोतल पी के आती हैं कि मेरे एक्ने ठीक नहीं हुए उससे। तो एक्ने एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो चीजें हैं, या तो इन्फेक्शन की वजह से होने वाले, या किसी टेंडेंसी की वजह से होने, नहीं एक्ने वल्गैरिस या एक्ने रोसेसी। सिंपल भाषा में एक आम इंसान इस वीडियो को देख के कैसे समझे कि चेहरे पर मुहासे और पिंपल होने के क्या कारण है, क्यों हो रहे हैं? हिमांशु भैया, हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो आसपास इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतनी धूल उड़ रही है, हम्म। हवा में इतना पोल्यूशन है, इतना इन्फेक्शन है। अब सब चीज हमारे चेहरे पे जा रही है, हम चाहे अपने चेहरे पे कितना भी कवर करने की कोशिश करें, हम मेल्स हेलमेट लगा ले रहे हैं, बंद कर ले रहे हैं, फीमेल्स पूरा चुन्नी उन्नी लगा के, चश्मा लगा के ढक ले रही हैं, लेकिन वो धूल मिट्टी गंदगी कहीं ना कहीं हमारे स्किन पे आके लगेगी। हमारी फेस की स्किन सेंसिटिव स्किन है, उसमें जो पोर्स होते हैं वहां पे गंदगी, इन्फेक्शन जाके जमा हो जाता है, और यही बाद में धीरे धीरे करके व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, ठीक है, या पस्चुलर इरप्शन यानी पस वाले इरप्शन, या नोड्यूल्स यानी गांठ वाले इरप्शन, उस तरह का कन्वर्ट हो जाती है। तो जो भी दाना मेरे चेहरे पे निकल रहा है, चाहे वो व्हाइट हेड की तरह दिखे, चाहे वो ब्लैक हेड की तरह दिखे, चाहे वो पस वाले दाने की तरह दिखे, चाहे वो लाल वाले दाने की तरह दिखे, चाहे वो वाले दाने के संग में गांठ बनी हुई हो, चाहे वो दाने के संग में मल्टीपल बहुत सारे दाने हो, बीच बाच में एक आध गड्ढे भी हो, ये सारी की सारी चीजें एक्ने नाम की बीमारी में आती हैं, इसके मल्टीपल टाइप्स हैं, लेकिन ये हैं बेसिकली आम भाषा में मुहासे। मुहासे ही हैं। तो सर, ये इसका मतलब हमारे आसपास के जितने भी ये डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, या कहीं की पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, ये एक्ने का कारण बन सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल सब कारण भी है, चिपकते हैं। हार्मोनल कारण भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही कारण है, पर ये एक मेजर कारण है। मेजर कारण है। तो क्या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी चेहरे पर मुहासे निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। अगर एक फीमेल है जिसके जिसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनका बढ़ रहा है, उन्हें पीसीओडी की कोई शिकायत हो रही है, या जनरल
हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं जिसमें पीरियड्स उनके प्रॉपरली नहीं आ रहा है, या प्यूबर्टी की एज है। आपने देखा होगा बच्चों में, मेल्स में जब प्यूबर्टी आती है, यानी उनके अंदर जो मेल वाला गुण डेवलप करता है 12 साल से 15 साल की एज ग्रुप में, उस समय उनके चेहरे पे दाढ़ी मूछें आती है, तब उन्हें मुहासे आने लग जाते हैं। फीमेल्स में पीरियड्स आने शुरू होते हैं, उस समय उन्हें मुहासे आने लग जाते हैं। ये सारे जितने भी कॉजेज है, ये सब हार्मोनल वाले एक्ने की तरफ जाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो लोग प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते, यानी कि अपने गद्दे, तकिए और चद्दरों को साफ नहीं रखते, अनहाइजीनिक जगह पर सोते हैं या ज्यादा अनहाइजीनिक रहते हैं, उनके भी मुहासे निकलते हैं। तो क्या ये गंदी चद्दर, गंदे तकिए पिंपल्स का कारण बनते हैं? बेसिकली सेंसिटिविटी है। अब हिमांशु, आप देखो कि हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं जो शायद हमसे कम कमा रहे होंगे। हम एक नॉर्मल, एक आम हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं। भाई उनके भी चेहरे पे दाने निकलते हैं, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, वो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, शरीर को बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता चेहरे पे दाने हो रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं। जब हमारी सेंसिटिविटी हाई है, हमारी मेंटल सेंसिटिविटी हाई है, हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी हाई है, तो हमें बहुत फर्क पड़ रहा है कि हमें दाने हो रहे हैं भाई चेहरे पे। हाँ, अगर उस दाने की वजह से हमें जलन ज्यादा हो रही है, दर्द ज्यादा हो रहा है, वो दिखने में बहुत खराब लग रहा है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए, ताकि वो कोई इन्फेक्शन हमारे चेहरे पे को परेशान ना कर दे, या हमारे चेहरा कॉस्मेटिकली बहुत खराब ना दिखे। पर अगर छोटे मोटे इक्के दुक्के दाने निकल आते हैं, तो हमें उसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मली अक्सर मैंने देखा है, ना सिर्फ फीमेल्स बल्कि आजकल मेल्स भी मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब दाना निकल आया, दाना निकल ये बार बार निकल जाता है। अरे भैया, तो एक बात बताओ, मैं तो उन मेल्स में से एक हूं कि जिस साबुन से नहाते हैं उसी से मुंह धोते हैं। हाँ। तुम तो प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करके अपनी स्किन को और सेंसिटिव बना दे रहे हो। मैं किसी को एडवर्टाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं नॉर्मली ग्लिसरीन सोप यूज करता हूँ अपने बेथिंग के लिए। मुझे कोई ब्रांडेड ज्यादा बड़ा महंगा साबुन नहीं चाहिए। हाँ, मॉइस्चराइजिंग सोप नहीं चाहिए, ग्लिसरीन सोप चाहिए। ग्लिसरीन सोप मेरे स्किन के लिए, मेरे फेस के लिए, सबके लिए सफिशिएंट है। हाँ, ये बात तो है सर। बहुत लोगों में देखा है कि दूध पीने के बाद चेहरे पर दाने निकल आते हैं। क्या लैक्टोज इंटॉलरेंट होने की वजह से चेहरे पर दाने निकल सकते हैं? हिमांशु, बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लैक्टोज तक सीमित नहीं है। लोग, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब गर्म चीज खाने से दाने निकल जाते हैं, ज्यादा चिकन खा लेते हैं तो दाने निकल जाते हैं, मटन खा लें, निहारी खा लें तो बहुत दाने आ जाते हैं, एग ज्यादा खा लेते हैं, फीमेल्स कहती हैं एग खा लिया तो दाने निकल आते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज से, जो भी कोई एक ऐसी चीज जो हमारे गट हेल्थ को डिस्टर्ब करेगी, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे एक चेहरे के ऊपर उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा। पर क्योंकि हमारी बॉडी थोड़ी सी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गई और हमें एक टेंडेंसी बन गई कि हमें दाने निकल आते हैं, तो कोई भी चीज जो मेरे पेट में जाके गर्मी पैदा करेगी, मेरा पेट उसे देर में डाइजेस्ट करेगा, उसकी वजह से मेरे को दिक्कत हो सकती है। मतलब जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि सभी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है, एग्जैक्टली। तो यहाँ भी सेम वही है कि जो भी चीज हमारा पेट डिस्टर्ब कर रही है, हमारी गट हेल्थ को बिगाड़ रही है, चाहे वो दूध हो या कोई भी फूड प्रोडक्ट, उससे हमारे चेहरे पर एक्ने आ सकते हैं। एक्ने एक आईना है जो हमें रिफ्लेक्शन देगा कि हमारे शरीर में ऐसा क्या हो रहा है जो हमें एक्ने बना रहा है। अब उस रिफ्लेक्शन को पढ़ने वाला, समझने वाला बंदा चाहिए, ताकि आपको एक्ने से भी छुटकारा मिले और बार बार ना बने। कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों ने, कि जब वो सिर पर तेल लगाते हैं तो यहाँ दाने निकल आते हैं। क्यों सर? सरकार, ऐसा है, हमारे स्किन जो है वो पोरस है हिमांशु भैया, और ये जो पोरस स्किन है, पोरस स्किन में ऑयल जाएगा तो देखिए, सीबम, सीबम हमारे स्किन का एक नेचुरल जनरल सिक्रीशन है। उसके ज्यादा ओवर प्रोडक्शन की वजह से या एक्यूमुलेशन की वजह से भी एक्ने होते हैं। पर अगर यहीं पे वो जो ऑयल हमने चेहरे पे लगाया, वो ऑयल यहाँ से नीचे आया, पसीने के साथ में मिक्स होके आया, धूल मिट्टी मिक्स करके लेके आया, बैक्टीरिया फंगस मिक्स करके लेके आया, कुछ तो करेगा ना इफेक्ट। वही पोर्स में जाके भरेगा, बैक्टीरिया को खुराक मिलेगी, बैक्टीरिया ग्रो करेगा, फंगस को खुराक मिलेगी, फंगस ग्रो करेगी। लोग, पेशेंट्स आते हैं, आप ये मान के चलो, मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे जिनके आधे चेहरे पे फंगल इन्फेक्शन है, उनको पता ही नहीं, उनको लग रहा है ये एक्ने है। सर, ये एक्ने जो है ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ऐसे करके आ रहा है। अरे भैया, ये एक्ने नहीं है, फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन फंगल के संग में एक्ने तुमको हो रहा है। अब तुम उसे नहीं समझ पा रहे हो। वो मेरी नजर है, एक जौहरी की नजर है कि उसके लिए वो जेम कितना क्वालिटी है, मतलब वो कितना उसके लिए मतलब क्वालिटेटिव है। सर, मैंने एक टर्म सुनी है, टॉपिकल स्टेरॉइडल विड्रॉल। ये क्या टर्म है और
क्यों आजकल ये इतनी ज्यादा चलन में है? ये चलन में इसलिए है, देखो टॉपिकल स्टेरॉयडल विड्रॉल ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए मैक्सिमम पेशेंट्स होम्योपैथी में हमारे पास आते हैं, या जो समझदार लिटरेट पढ़े लिखे लोग हैं, रिसर्च करके आते हैं, वो हमारे पास इस परेशानी के ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा आते हैं। ये बेसिकली क्या है कि आपको एक्ने वल्गैरिस या एक्ने रोजेसी हुआ, आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट या आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, और जल्दी रेस्पॉन्स पाने के लिए जो आपकी महत्वाकांक्षा थी, आपका ऑब्सेशन था, आप अनड्यू प्रेशराइज किसी भी तरह से आपने करा, या डॉक्टर ने जनरल प्रिस्क्रिप्शन में आपको एक स्टीरॉयड दे दिया जो कि टॉपिकल एप्लीकेशन यानी खाल के ऊपर लगाने वाला था। स्पेसिफिकली कुछ स्टीरॉयड्स है जिसमें मोमेटासोम एक हेवीली प्रेस्क्राइब्ड स्टीरॉयड है जो कि अक्सर प्रेस्क्राइब करा जाता है। अब वो आपने कुछ नाम सुने होंगे, मैं जनरल नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वेटनोवेट एन, वेटनोवेट एल, इस तरह की कुछ क्रीम्स आती हैं मार्केट में। बहुत सारे अलग अलग स्टीरॉयड्स हैं जो लोग यूज करते हैं, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी डर्मेटोलॉजिस्ट और टू एनी फार्मा कंपनी। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई इसके बाद लगाने के बाद कई बार इसकी एक कंट्रोल डोसेज होनी चाहिए, पर क्योंकि वो लगा दिया, लगाने से साफ हो गया, पेशेंट को लगा रहे वाह ये तो बड़ी बढ़िया क्रीम है, डॉक्टर से नहीं पूछा, इसके रिसर्च नहीं करी, काफी लंबे समय तक लगाते रहे। अब क्या हो गया, अब आपको आदत पड़ गई, अब आपने पढ़ लिया, अब आपको समझ में आ गया नहीं नहीं ये यूज नहीं करनी है, लेकिन बहुत देर कर दी आपने आते आते। तो क्या होगा, जब आप सडनली उसको बंद कर दोगे, जिसको एक डर्मेटोलॉजिस्ट कंट्रोल डोज में देकर धीरे धीरे करके टेपर डाउन करके हटाते, आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता, आपने क्या करा, सडनली उसे बंद कर दिया। सडनली बंद करने की वजह से आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन फ्लेयर अप हुआ, उसने आपको जो तकलीफ पैदा करी, उसको हम बोलते हैं टॉपिकल स्टीरॉयडल विड्रॉल। आम भाषा में कहूं तो जो लोग क्रीम यूज कर रहे हैं अपने चेहरे पे एक्ने को हटाने के लिए, बुरा मत मानना, लेकिन जिस दिन आप वो ट्यूब, वो क्रीम जिसकी वजह से एक्ने सडनली दब जा रहे हैं, जैसे ही आप उसे बंद करेंगे, आपका चेहरा बंदर के जैसा एकदम लाल हो जाएगा। विद नो डिसरिस्पेक्ट टू बंदर या वैरायटी ऑफ एनी बंदर, लेकिन कहने का मतलब यह है जैसा हमारे एक मंकी की स्किन बिल्कुल रेडिश होती है ना अलग से अपीयरेंस में, आपका चेहरा यहाँ पे एकदम सुर्ख लाल इन्फ्लेम्ड दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं टॉपिकल स्टीरॉयडल विड्रॉल। यानी कि हम जो चेहरे पर होने वाले पिंपल्स को या एक्ने को ठीक करने के लिए स्टेरॉइड्स वाली जो क्रीम को लगा रहे हैं, हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको उससे फायदा दिखे और आपको एक्ने ठीक हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप उसे लगाते रहेंगे तो वो और ज्यादा स्पीड से एक्ने आएंगे और ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे। लेकिन जैसे ही आप बंद करेंगे, जैसे सपोज आपने कुछ दिन रेगुलर यूज करा तो वो दबा रहा, पर जिस दिन आपने सडनली बंद कर दिया, आपने हील करने का मौका नहीं दिया और टेपर डाउन करके स्टीरॉयड बंद नहीं करा, सडनली स्टीरॉयड बंद करा, फ्लेयरिंग बहुत तेजी से आ जाएगी, बहुत तेजी से आ जाएगी। तो सर क्या इसमें डाइट का भी रोल रहता है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि देखिए इस इतने टाइप के हैं, ये रीजन है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो रहा है, तो क्या डाइट का भी रोल है? क्योंकि हम कहते हैं हर बीमारी का कारण हमारा खान पान है, हमारी लाइफस्टाइल है। देखिए डाइट का रोल ये है कि आप ज़्यादा सीजन्ड फूड खाएंगे, ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे, ज़्यादा ऑयली खाएंगे, ज़्यादा डीप फ्राइड खाएंगे तो आपका गट खराब होगा, आपका गट आपको परेशान करेगा, डाइजेशन गड़बड़ रहेगा, तो ऑब्वियसली आपके चेहरे के ऊपर एजिंग ज़्यादा दिखाई देगी, स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होगी, बॉडी में जनरल इन्फ्लेमेशन होगा, तो वो चेहरे के ऊपर भी दिखाई देगा। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमारे पेट को खराब कर रही है, अगर हम खाएंगे तो चेहरे पर वो एक्ने के रूप में या किसी और सिम्टम के रूप में दिख जरूर सकता है। दिखाई दे सकती है। तो नींद का भी हमारी हेल्थ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, टाइम से नहीं सोते हैं, टाइम से नहीं उठते हैं, वहां भी एक्ने होने के चांसेस रहते हैं? मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कुछ दिन पहले मैं मान के चलता हूँ कि अगस्त के आसपास, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, एक पेशेंट मेरे पास आए ऑनलाइन, उन्होंने मुझे दिखाया एक्ने के लिए कि सर ये मेरे एक्ने मेल, उन्होंने दिखाया कि भाई वो एक्ने मेरे को हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, मैं ये दवाई खा रहा हूँ, इम्प्रूव हो जाते हैं पर दोबारा हो जाते हैं। तो मैंने दवाई दी, उन्हें कुछ आराम पहली बार में उतना थोड़ा आया, फिर उतना ज्यादा नहीं आया, तो मैंने और डिस्कस करा इन डिटेल हो क्या रहा है। आप 4 घंटे सो रहे हो, आपके सोने का जो टाइम है वो सुबह 4 बजे से लेके और फिर 8 बजे के बीच का है, फिर आप सोने की कोशिश करते हो पर इतना साउंड आसपास है कि आप सो नहीं पाते हो, तो 8 बजे के बाद एनी हाउ
उठना ही पड़ जाता है आपको। खाने में आपकी डाइट का कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपके ऑफिस टाइमिंग्स अपने काम की वजह से कोई फिक्स टाइम, जब जो मिल जाता है सो खा लेते हैं खाना। वो आप टिफिन मंगा ले रहे हो, टिफिन के हिसाब से खा ले रहे हो, ठीक है। और स्किन केयर का कोई ऐसे स्पेसिफिक रूटीन नहीं है। तो ऐसे में पेट आपका गड़बड़ हुआ, आपको डायबिटीज भी डेवलप होने लग गई, आप प्री डायबिटीज की स्टेट में चले गए, आपका लिवर फैटी लिवर ग्रेड 2 पे पहुंच गया, आपको अजीब सी बॉडी में ब्लोटिंग होने लग गई, आपकी बॉडी की शेप खराब हो गई, और अब इम्पैक्ट चेहरे पे आने लग गया। तो चेहरा यहाँ से काला, यहाँ से काला, चेहरे पे धब्बे, ये वो, आप फोटो पुराना और नया अपना कंपेयर करके लेके आ रहे हो। और ऐसे में हमें आपको ठीक करना है, तो क्या हमें आपके एक्ने को, डिस्कलरेशन को ठीक करना है या ओवरऑल ठीक करना है? ओवरऑल ठीक करना है। हम ओवरऑल ठीक नहीं करेंगे तो एक्ने भी नहीं जाएगा। फिर हम सिर्फ अगर एक्ने के लिए क्रीम लगाते रहेंगे तो फिर हमें आगे जाके दिक्कत हो सकती है। मतलब हम रूट कॉज पे काम करेंगे, जिस वजह से वो प्रॉब्लम बाहर आई निकल है। कर आई है। तो ये तो नींद की वजह से हो गया। तो सर क्या होम्योपैथी में इसका असरदार इलाज है? जैसा आपने कहा कि कोई स्टेरॉइड्स लगा रहा है तो छोड़ देगा तो और तेजी से बढ़कर वो प्रॉब्लम आएगी। तो क्या होम्योपैथी में ऐसी दवाइयां हैं जो एक्ने पिंपल्स को ठीक कर सकती हैं? देखिए हिमांशु, मैं बहुत फ्रैंकली आपसे बात कहूंगा, जब भी कोई पेशेंट मेरे से आके ये कहता है कि क्या होम्योपैथी में किसी बीमारी का शर्तिया इलाज है, तो मैं उनमें से जो एक बीमारी बताता हूँ वो एक्ने रोजेसी और एक्ने वल्गैरिस बताता हूँ। उनमें से एक, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका शर्तिया इलाज है, लेकिन ये इसमें तो है ही है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट कॉज पे काम करा जाता है। आपको पहले तो मरीज के संग बात करना जरूरी है, क्यों हो रहा है। हार्मोन की वजह से हो रहा है, महिलाओं में स्पेसिफिकली तो उनके पीरियड साइकिल पे बात करो, पीसीओडी पे बात करो, हार्मोनल चेंजेस से शरीर पे क्या इफेक्ट आ रहा है उस पर बात करो, वजन कम हो रहा है बढ़ रहा है उस पर बात करो, ठीक है। डाइट गड़बड़ कर रही है, डाइट के ऊपर बात करो। कोई मेल है जिसके स्लीप टाइमिंग ठीक नहीं है, फूड क्वालिटी सही नहीं है, फूड टाइमिंग ठीक नहीं है, उस पर बात करो। अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी है जो एक्ने रोजेसी में होती है, 30 साल से 50 साल के पेशेंट्स के अंदर लालपन, रेडनेस, इरप्शंस, इचिंग दिखने लग जाता है, तो उसके ऊपर बात करो। तो जब आप स्पेसिफिक रूट कॉज पे बात करते हो, स्पेसिफिक रूट कॉज के अकॉर्डिंग दवाई देते हो, 250-300 दवाइयों में से कुछ कुछ 2-4 दवाई सिलेक्ट करके पेशेंट को देते हो, कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन की दवा देते हो, पेशेंट इंप्रूव हो जाता है। लेकिन समझाना जरूरी है ना कि हम सिर्फ एक्ने का इलाज नहीं कर रहे हैं। एक्ने इज अ टेंडेंसी, हम इसके बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। थोड़े दिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, आपको अपनी चीजें सुधारनी है। ऐसा नहीं है कि चीजें खराब कर देंगे वापस से तो दोबारा एक्ने होने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। पर बहुत खराब कर देंगे तो जरूर हो जाएगा। तो इसमें दवाइयां कौन कौन सी है सर होम्योपैथी में? जैसे हम आयुर्वेद की बात करते हैं या नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो बहुत सी होम रेमेडीज बताई जाती हैं। अब आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं तो हम इसमें पहले आपसे होम्योपैथी मेडिसिन पूछेंगे जो आप यूजुअली रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को। देखिए, अगर कोई भी मेल या फीमेल मेरे पास आ रहे हैं जिनको सडनली फ्लेयरिंग हो रही है कि एकदम से दाने निकले, लाल लाल दाने थे, बहुत तेजी से फैल गए दोनों तरफ, बहुत तेजी से रेडनेस आ गई, बहुत बर्निंग हो रही है, बहुत जलन मच रही है, आप आर्सेनिक एल्बम 30 लेके आइए। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार आप लगातार 21 डेज तक लीजिए। विद इन 21 डेज, हो सकता है विद इन 7 डेज, आपके एक्ने कंप्लीटली, ये जो रेडनेस हो रही थी, जलन, रेडनेस, दोनों इंप्रूव हो जाएंगी। खासकर अगर एलर्जी की वजह से एक्ने हो रहे हैं, उसमें आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी दवा है। अब जैसे आपने दूध की बात करी कि मिल्क की वजह से होने वाली एक्नेज जो होते हैं, या गट हेल्थ की वजह से होने वाले जो एक्नेज हैं, या फूड में कोई चीज एलर्जन है जो कि एक्ने पैदा कर रहा है, वहां पर एक मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूडम, एक बहुत अच्छी दवा है। ये एंटीमोनियम क्रूडम एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर ऐसे पेशेंट्स को देते हैं, खासकर जो एलर्जिक हैं टू पर्टिकुलर फूड आइटम्स या मल्टीपल फूड आइटम्स, बहुत अच्छा काम करती है। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर 21 डेज अगर आप रेगुलर यूज करते हो, दिन में 3 बार, आपके ये वाली एक्ने की कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। लगाने वाली दवाइयां हैं, देखिए 2 होम्योपैथी की दवाइयां आप हमेशा अपने घर में रखें जो आप स्किन क्लीनिंग के लिए यूज करें। उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने आधा कप पानी लिया, आधा कप पानी के अंदर आपने 20-20 बूंद दवा, कैलेंडुला का मदर टिंचर, थूजा का मदर टिंचर और इचनीशिया का मदर टिंचर, ये तीनों मदर टिंचर आपने डाले, कॉटन डिप करी और अपना फेस प्रॉपरली क्लीन कर लिया। रात में क्लीन करा, सो गए, सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आपने फिर दोबारा नहाने से पहले एक बार क्लीन करा, एंड ओवर। इससे कोई भी डस्ट, कोई भी इंफेक्शन, या बैक्टीरियल हो, फंगल हो, अगर वो आएगा तो वो आपके चेहरे से हट जाएगा, उसका इम्पैक्ट चेहरे पे इतना ज्यादा नहीं आएगा। सीबम सिक्रीशन ज्यादा होता है तो वो भी क्लीन हो जाएगा। तो ये दवाइयाँ इतनी इफेक्टिव हैं? और टेंडेंसी देखो, यहाँ पर एक दवाई है
जो टेंडेंसी को इम्प्रूव करने के लिए देनी पड़ती है। इट इज एज पर द केस। वो पल्सेटिला हो सकती है, वो नाइट्रम्यूर हो सकती है, वो लाइकोपोडियम हो सकती है, वो नक्स वोमिका हो सकती है, वो थूजा हो सकती है, ठीक है, वो एपिस मेलेफिका हो सकती है। वो टेंडेंसी को इम्प्रूव करने की दवा बिना पेशेंट से बात करे नहीं दे सकते, पेशेंट के अकॉर्डिंग देने पर बढ़िया रिजल्ट्स देती है। मैं क्लियरली बता दूं, 250-300 दवाइयां हैं, अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के संग बैठेंगे, मल्टीपल बुक्स खोलेंगे, 250-300 दवाइयों में से 2-4 दवाई सिलेक्ट करनी होती हैं एज पर द पेशेंट। उनसे बात करके पेशेंट दवाई खाए, थोड़ा स्किन केयर का ध्यान रखे, डाइट का ध्यान रखे, थोड़ा रूटीन ठीक कर ले, थोड़ी नींद अच्छी कर ले, थोड़ा 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 सब कुछ कर ले, फटाफट इंप्रूव हो जाएगा, फिर ये दिक्कत बार बार नहीं आएगी। सर होम्योपैथी दवाइयों के बारे में अमूमन कहा जाता है कि ये सिम्टम्स को बढ़ा देती है, जैसे हमने आपसे बहुत सी वीडियोस में डिस्कस किया है। तो पिंपल्स भी उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है, जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा है कि हमने होम्योपैथी दवाई ली पिंपल्स को, एक्ने को ठीक करने के लिए, लेकिन उससे हमारे पिंपल्स बढ़ गए तो हमने छोड़ दी। क्या ये उन्होंने सही किया? एक्चुअली उनके डॉक्टर ने उनको सही मैसेज कन्वे नहीं करा। होम्योपैथिक दवाई से कभी भी फ्लेयरिंग जब होती है तो वो फ्लेयरिंग गंदी वाली फ्लेयरिंग नहीं है, अच्छी वाली फ्लेयरिंग। अच्छी और गंदी फ्लेयरिंग में क्या डिफरेंस है समझिए। अगर सप्रेस्ड इरप्शंस हैं तो उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो टेंडेंसी बन जाएगी, फिर वो किसी भी दवाई से कभी खत्म नहीं होगी। यानी आप दवाई खाते रहेंगे और कहते रहेंगे भैया दत्ता दवाई खाता हूँ, सही रहता हूँ, बंद कर देता हूँ, फिर दिक्कत हो जाती है। तो अगर हम दवाई देते हैं और आपका जितना इन्फेक्शन है वो स्किन के थ्रू ही बाहर निकलेगा, स्किन में ऊपर को आ जाए और धीरे धीरे करके अपने आप सबसाइड कर जाए और फिर उसके बाद दोबारा ना हो, तो मैं इसे फ्लेयरिंग तो नहीं कहूंगा। अच्छा, तो लेकिन चांसेस हैं कि होम्योपैथी दवाई खाने के बाद सिम्टम्स और उभर कर सामने आते हैं? 90% केसेस में ऐसे चांसेस नहीं होते हैं, किसी 10% केसेस में होते हैं। उसमें डॉक्टर की नजर बहुत जरूरी है और पेशेंट को सही मैसेज देना जरूरी है कि देखो भाई वैसे नॉर्मली केसेस में नहीं होते हैं, पर तुम्हारा ऐसा केस है जिसमें हो सकता है, अगर हो तो डरना मत, मेरे पास आ जाना, मैं एक थोड़ी सी माइल्ड दवा दे दूंगा, उससे ये जो सडनली फ्लेयरिंग बहुत तेजी से होती है उतनी तेजी से नहीं होगी, पर होगी, तुम्हें परेशान नहीं करेगी, उससे पेशेंट सेटिस्फाई रहता है और उसकी डिजीज इंप्रूव हो जाती है। स्किन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए और अपनी खास करके चेहरे की स्किन को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर पानी पीना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। हिमांशु, मैं फ्रैंकली आप लोगों से कहूंगा, जो भी मेल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर भैया आप यंग हो और आपको एक्ने निकल रहा है, एकदम परेशान मत हो जाओ। हम जैसे लोग वो बिल्कुल देसी लोग हैं, जिस साबुन से नहाते हैं उसी से मुंह धोते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाइड्रेशन बॉडी का जरूरी है। आप अगर प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं और पानी दिन में कुछ नहीं तो 1.5 से 2 लीटर के बीच में भी पानी नहीं पी रहे हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं होंगे। टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं होंगे तो बॉडी में इस तरह की छोटी छोटी कंप्लेंट बार बार आती रहेंगी। एज अ फीमेल अगर आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है तो आप जानते हो इन्फ्यूज्ड वाटर बहुत जरूरी है। आप किसी भी पानी वाली, जो नॉर्मल पानी आप पी रहे हो उसमें कोई भी खीरा, कोई भी टमाटर, कोई भी सैलेड आप लंबे पीसेस में कट करके डाल दीजिए, 6-7 घंटे पड़े रहने दीजिए, उस पानी को लीजिए। इट विल बी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, आपके स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा है। तो उससे हाइड्रेशन भी अच्छा रहेगा और ये सारे टॉक्सिन्स भी इजीली सिक्रीट आउट हो जाएंगे। सर डाइट में आपने बताया था कि पेट को जो ठीक रखे, जो हमारा पेट और गट हेल्थ को खराब ना करे, आप वो खाइए, आपका चेहरा भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम दिखने लगते हैं। लेकिन आप कुछ होम रेमेडीज भी बताते हैं। देखिए डॉक्टर आप हैं होम्योपैथी के, लेकिन होम्योपैथी में सेम दवाइयाँ उन्हीं आयुर्वेदिक हर्ब से बनी है जिस आयुर्वेदिक हर्ब को हम गोली या पाउडर की फॉर्म में एग्जैक्टली। खाते हैं। तो हल्दी किस फॉर्म में खानी चाहिए और होम्योपैथी में किस तरह से आप लोग इस्तेमाल करते हैं, या होम्योपैथी में हल्दी से बनी कोई दवाई है? होम्योपैथी में हल्दी से बनी दवा का नाम है कुरकुमा लौंगा। हम्म। ये हम लोग आजकल तो कैंसर के केसेस में मैं पर्सनली इस दवाई को बहुत यूज कर रहा हूँ, खासकर जो पेशेंट्स मेरे पास ट्यूमर्स के लिए, कैंसर के लिए आते हैं उनके लिए दवा बहुत यूज करते हैं। कुरकुमा लौंगा एक्ने के केसेस में उतनी इफेक्टिव नहीं है, मैं यूज नहीं करता, उसके अलावा बहुत सारी दवाइयां हैं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जी। लेकिन हल्दी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, शरीर की सूजन को कम करती है। पर भैया हल्दी अगर आप प्योर फॉर्म में ढूंढने जाओगे तो वो जो सूखी हल्दी है उसी को लेकर आओ और उसी को इस्तेमाल करो, नहीं तो सर्दियों में अब तो कच्ची हल्दी मिलने लग जाएगी। तो हिमांशु भैया कच्ची हल्दी इकट्ठी कर लो और बोरा भर के उसको सुखा लो, थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन वो हल्दी आपको पूरे साल भर
जो मजा देगी, जो आपकी बॉडी को एंटी इन्फ्लेमेटरी रिजल्ट्स देगी, जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगी, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को डाउन रखेगी, उतना कोई और हल्दी नहीं रखेगी। आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा। यूजुअली आप अपने पेशेंट को जिनको एक्ने पिंपल है होम रेमेडी के तौर पर क्या बताते हैं, और क्या एक आम इंसान इस्तेमाल कर सकता है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो या मैं इस्तेमाल करना चाहूँ? मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ, देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ चीजों को। 100 चीजें करके भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, कभी कभी एक दो चीजें करके रिजल्ट मिल जी। जाते हैं। अगर आप ब्लड प्यूरिफिकेशन के नाम पे कुछ भी करना चाहते हैं तो आप इन्फ्यूज्ड वाटर ट्राई कीजिए। इन्फ्यूज्ड वाटर एक अच्छा कंसेप्ट है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, वही जो पानी की बोतल में आप पानी कैरी करके लेके जाते हैं आप उसी को लेके जाइए। आप उसमें लंबा लंबा खीरा, लंबा लंबा ककड़ी, कुछ नहीं तो चुकंदर मिल जाएगा वो डाल दीजिए, मूली मिल जाएगी वो डाल दीजिए, गाजर मिल जाएगी वो डाल, कुछ भी चीज लंबी काट के उसमें डाल दीजिए। 6-7 घंटे पड़े रहने दीजिए, इन्फ्यूज रहने दीजिए उसके अंदर, आप उसी से पानी पीजिए, खत्म हो जाए उसे रिफिल कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा उसमें हल्का सा नींबू डाल दें और उसमें हल्का सा काला नमक डाल दें, बहुत ज्यादा नींबू नहीं, बहुत ज्यादा काला नमक नहीं, बहुत लिमिट में, तो वो पानी जितना आपके गट को हेल्दी रखेगा, जितना बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा रेगुलर यूज में, उतना कुछ और नहीं करेगा। बहुत इजी काम है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर ये एक बड़ा अच्छा होम रेमेडी है जो कि इंटरनली आपकी बॉडी के ग्लो के लिए, गुड एंटीऑक्सीडेंट के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत एसेंशियल है। दूसरा, चेहरे पे आप कुछ भी लगाना चाहते हो तो सोप आप जो यूज कर रहे हैं अपने फेस के टाइप के हिसाब से ग्लिसरीन यूज करना है, मॉइस्चराइजिंग यूज करना है। आप सब समझदार लोग हैं, सब नेट पे ढूंढते हैं। मैं पर्सनली ग्लिसरीन सोप रिकमेंड करता हूँ, ना बहुत ऑयली होता है ना बहुत ज्यादा अजीब सा होता है, बॉडी को अच्छा हाइड्रेट रखता है। एंड कुछ अगर आप खाना चाहते हैं एज अ होम रेमेडी, तो माय पर्सनल ओपिनियन इज कि अगर आप कड़ी पत्ता अपने खाने में रेगुलर यूज कर रहे हैं, धनिया आप अपने खाने में रेगुलर यूज कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम लोग अब सर्दियों में खाएंगे इस समय, उसमें एक चीज है मूंगफली, दूसरी है मखाने, और तीसरा है वाटर चेस्टनट यानी सिंगाड़ा। सिंगाड़ा। ये अगर 3 चीजें आप सर्दियों में ले रहे हैं तो भाई थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं, आपकी गट हेल्थ मेंटेन रहेगी, चेहरे पे एक्ने भी नहीं आएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। कि आपने एक्ने पिंपल्स को दूर करने के इतने अच्छे दवाइयाँ, लाइफस्टाइल चेंजेस और होम रेमेडीज हमारे साथ शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफी कुछ जाना होगा घर पर ही अपने एक्ने पिंपल्स को ठीक करने के बारे में, और कौन सी होम रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। और जैसा कि सर ने कहा है कि होम्योपैथी की दवाइयाँ और भी बहुत सारी हैं जो आपके शरीर और आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको दी जा सकती है। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं जो आपके घर के पास है या जहां भी आप दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सर को दिखाना चाहते हैं तो सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। और एक्ने पिंपल से जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन है या इसके अलावा आपको कोई बीमारी है, उस बीमारी का सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के साथ हर आपकी हेल्थ इशू से रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको बताए जाएं, ताकि आप फिट एंड फाइन रहकर इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।